मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फोर्थ यूनिट का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट था उसका फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग का जो फर्स्ट पॉइंट था प्री एक्टिव फेज़, उसके बारे में हमने बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड और थर्ड फेज़ ऑफ टीचिंग। फर्स्ट फेज़ को जैसे कि प्री एक्टिव फेज़ बोला गया, जैसे उसे प्लानिंग फेज़ भी बोला गया है। शिक्षण से पूर्व, शिक्षण से पहले, मतलब एक क्लास में टीचिंग करने से पहले एक टीचर के द्वारा उसके लिए जो प्लानिंग प्रोसीजर तैयार किया जाता है उसे प्री एक्टिव फेज़ बोला गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड फेज़ के बारे में। एक टीचर क्लास में आने के बाद जैसे ही क्लास में एंट्री करता है तो ये मान के चलते हैं कि उस समय टीचिंग की सेकंड फेज़ स्टार्ट होती है। इसे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ भी कहा गया है। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कहा गया है कि एक टीचर क्लास में एंट्री करने से पहले जो भी प्लानिंग कर रहा है, उसने क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, क्या सब्जेक्ट मटेरियल सेलेक्ट किया है, क्या टीचिंग मेथड के बारे में सोचा है, इवैल्यूएशन किस वे से करेगा, उन सब बातों को इम्प्लीमेंटेशन करने का जो टाइम है वो सेकंड फेज़ में होता है। सेकंड और थर्ड फेज़ दोनों फेज़ क्लासरूम में कवर होती हैं। जो पहली फेज़ है प्री एक्टिव फेज़, वो क्लासरूम से बाहर टीचर तैयार करता है। अब क्लासरूम में जब सेकंड फेज़ शुरू होगी तो जॉन्स ने इसको डिक्लेयर करते हुए अलग अलग पॉइंट्स में डिफ़ाइन किया कि क्लास में टीचर के पास एक लिमिट सा टाइम होता है। अब उस लिमिट टाइम को इस वे से यूटिलाइज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए कि जो ऑब्जेक्टिव टीचर ने डिसाइड किए हैं बच्चों के लिए, उनको ईज़िली गेन किया जा सके। बच्चों के बारे में जो सोच के आए हैं कि इस तरह के बच्चों में बदलाव होना चाहिए, उस चीज़ को पाया जा सके। कंप्लीट टीचिंग का एक पर्पज़ होता है कि एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं टीचर के, हाँ हम जब ये टॉपिक कंप्लीट करें तो बच्चों में इस तरह का बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए। तो उसी सारी बातों को आगे लागू करते हुए टीचर क्लास में सेकंड फेज़ के तौर पे एंटर करता है। तो इसमें किस वे से टीचर इस काम को कंप्लीट करता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है जिसे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ या नियोजन का व्यवहारिक पक्ष भी बोला गया है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें है कक्षा आकार की अनुभूति। कि एक टीचर के द्वारा क्लास में एंट्री करने के बाद क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन पर एक तरह से सरसरी नज़र में इस बात को पहचान लेते हैं टीचर कि क्लास में किस तरह का माहौल है, बच्चे किस उधेड़-बुन में बैठे हैं। क्लास में अब ये बात मान के चलते हैं कि 6th से 12th तक पीरियड सिस्टम होता है। फर्स्ट पीरियड एक टीचर का है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है। तो उसमें जो एक पीरियड अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, ख़त्म हुआ है, बच्चों का जो दिमाग है, जो उनकी मानसिकता है, अभी उसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे ही टीचर क्लास में एंट्री करता है, बच्चे नए टीचर की अटेंशन के साथ अपना ध्यान देते हैं, पर उनका जो पहले अभी टीचर गए हैं उनके साथ काफ़ी बातें जुड़ी होती हैं। होमवर्क नोट करना है या उसमें क्या हुआ था, क्या करवा के गए हैं, उन सब बातों से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जब टीचर क्लास में एंट्री करता है, साइज ऑफ द क्लासरूम कि क्लास में कितने बच्चे हैं, टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ के साथ इस बात को मेंटेन करना कि सब बच्चे शांत होकर आराम से बैठ जाएं। बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, बच्चों के जो बिखरा हुआ ख्याल है उसको समेटना। तो वो सारी चीज़ें एक टीचर जब सेकंड फेज़ के शुरुआत में जैसे ही क्लास में एंट्री करता है, पहले 2-3 मिनट में इसी बात की ओर थोड़ा सा ध्यान देता है, जिससे सारे बच्चों का ध्यान उस टीचर तक सीमित हो जाए। जो बीत गया, जो हो चुका है, उस बात को छोड़ते हुए जो अब पीरियड चलने वाला है, बच्चों का पूरा ध्यान अपने टीचर पर होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही बच्चों के ऊपर ध्यान देने के बाद टीचर नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करता है, तो टीचर एक इंट्रोडक्शन के साथ, एक सामान्य प्रश्नों के साथ बच्चों को अपनी जो आज की पाठ्य वस्तु है, जिस बात
जिस बात को पढ़ाया जाना है, जिस विषय वस्तु को करवाया जाना है, उसकी ओर ध्यान देना शुरू करता है, उसकी संबंध में बच्चों से प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहला पॉइंट, कक्षा के आकार की अनुभूति करने के पश्चात बच्चों के बिखरे हुए ध्यान को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके अपने अगले स्टेप की तरफ मूव करता है। दूसरा है विद्यार्थियों का निदान करना, डायग्नोस ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। अब जब टीचर बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग करते हैं, एक्शन इंटरेक्शन प्रोसेस होता है, तो उसमें आज टीचर ने जो करवाना है उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके एवज में बच्चे जवाब देते हैं, फिर टीचर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर टीचर को लगता है कि बच्चों को जो वास्तविक आंसर हैं, जवाब हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्पष्टता नहीं है, मतलब दे आर नॉट क्लियर, दे नो अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट दे डोंट नो व्हाई दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वहाँ पर टीचर उस जवाब के पीछे क्या कारण है, उन कारणों को दूर करके बच्चों के दिमाग में जो किसी तरह के एक उस कंसेप्ट के बारे में अज्ञानता है, उसको दूर करने का काम करता है, उन कारणों को स्पष्ट करके। तो सेकंड जो पॉइंट है वो डायग्नोस ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम्स है कि विषय को आगे बढ़ाने से पहले अगर हम सामने बैठे हुए बच्चों को अगर किसी कंसेप्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई विषय क्लियर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर टीचर से वो क्वेश्चन पूछता है और बच्चों को वो कारण बिल्कुल स्पष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये माने कि आगे का रास्ता बच्चों के सीखने के लिए बहुत आसान हो जाता है। और अगर वो सवाल जो उनके दिमाग में हैं वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे तो अगला हमारे लिए सीखना मुश्किल हो जाता है, टीचर के लिए सिखाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट पॉइंट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे खुल के अगर टीचर से क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये सर ऐसा क्यों हुआ था या ऐसा क्यों होता है, और टीचर उस क्यों का जवाब दे देता है, तो बच्चों के माइंड में एक जो अंधेरा छाया होता है कि पता नहीं क्यों हुआ होगा, वो एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। तो और जो सामने हमने सीखना है उसकी तरफ बच्चे मूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें क्रिया व प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन एस्पेक्ट शुरू होता है। क्रिया प्रतिक्रिया में क्या है, अब जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर आते हुए टीचर ने आज जो पढ़ाना है, जो विषय वस्तु तैयार करके लाए हैं, उसको बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। अब प्रस्तुत करने के दौरान बच्चों के आने वाले प्रश्नों के जवाब देना, बच्चों को समझाने की प्रयास करना, वो सारा प्रोसेस इसमें चलता है। इसमें जो थर्ड फेज़ है, इसी में टीचर के द्वारा अलग अलग उद्दीपनों का प्रयोग करना, प्रेरकों के रूप में वर्बल और नॉन वर्बल टाइप ऑफ बिहेवियर यूज़ करना, बच्चों को जिस भी तरह से आसानी से समझाया जा सकता है उस तरह से बच्चों को समझाने में मदद करना होता है। अब जो ये सेकंड फेज़ के दौरान जब टीचर पढ़ाना शुरू कर देता है, तो टीचर ने जो चीज़ें पहले डिसाइड की हुई थी, सोची हुई थी, उनको स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान को बच्चों के सामने रखता चला जाता है। वहाँ पर टीचर के द्वारा किस तरह के वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल बिहेवियर, क्लास में चहलकदमी करना, किसी बच्चे से क्वेश्चन पुट करना, किसी तरह से किस भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, मतलब टीचर को जिस भी वे से सही लगता है उस हिसाब से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन सब के बाद लास्ट में बचता है फीडबैक एंड रिएक्शन, जिसमें प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन की बात करते हैं। जब टीचर अपने टीचिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो लास्ट में बचते हैं वो जो बच्चों को पढ़ाया गया है, टीचर उनमें से कुछ क्वेश्चन पुट करता है। अब क्वेश्चन पुट करने के साथ ही बच्चे उनका जो आज पढ़ाया है उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो फीडबैक आती है वो इस बात का सूचक है कि टीचर के द्वारा शिक्षण आरंभ करने से पहले जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, क्या वो अपने आप में सक्सेस हो रहे हैं। अगर वो बच्चे उन टीचर के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का स्पष्ट तौर पर जवाब देने में सक्षम हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पढ़ाया गया है वो अपने आप में सक्सेस है। बच्चों ने कुछ सीखा है, बच्चों ने
एक कॉग्निटिव साइकोमोटर डोमेन्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल किया है और वो उस चीज़ को सीख पाए हैं, समझ पाए हैं। तो इसी काम को पूरा करते हुए टीचर के द्वारा क्लास में अलग अलग तरह की युक्तियों मतलब टीचिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है और इन सब का मेन एक ऑल द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को आसानी से वो चीज़ समझ आ जाए जिन ऑब्जेक्टिव्स को टीचर लेके चले थे। तो ये सेकंड फेज़ कंप्लीट होती है क्लास में ही। क्लास का जो समय है मान लो 35 मिनट्स का टाइम था, 35 मिनट्स में टीचर इसको जब कंप्लीट करता है तो वो 5 से 7-8 मिनट पहले ही कंप्लीट करता है। उसी के साथ चलती है तीसरी फेज़ क्लास में। अब थर्ड फेज़ में जिसको इवैल्यूएशन फेज़ कहा गया है। अब इवैल्यूएशन फेज़ क्यों कहा गया है इसमें, अब जब टीचर ने पहले प्लानिंग की, सेकंड में उसको इम्प्लीमेंट किया, थर्ड में उसको इवैल्यूएट करता है। अब जब लास्ट में जैसे हमने बात की टीचर फीडबैक लेता है तो यहाँ पर इवैल्यूएशन फेज़ की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अब टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लेसन प्लान बनाते हुए लास्ट में रिकैप्चुलेट करते हो, पुनरावृत्ति करते हो किसकी, जो आज टीचर ने पढ़ाया है। तो वहाँ पर पढ़ाने के दौरान बच्चों के द्वारा दिए गए जवाब इस बात का संकेत हैं कि जो लेसन प्लान बनाया था उसके ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हुए हैं या नहीं। तो इसमें हम किन किन पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। सबसे पहले शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा। टीचर के द्वारा क्लासरूम में जो पढ़ाया गया है बच्चों में व्यवहार परिवर्तन मतलब कितना उनका बिहेवियर मॉडिफाई हुआ है उसका शुद्ध रूप में व्याख्या की जाती है। हमने टीचर स्टूडेंट बिहेवियर में बात की थी, एक उसका एंटरिंग बिहेवियर होता है, दूसरा टर्मिनल बिहेवियर होता है। एंटरिंग बिहेवियर से मतलब क्या है कि जब बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है तो उस समय एक कॉन्सेप्ट के प्रति बच्चे का क्या बिहेव है, उसकी उस विषय के प्रति क्या सोच है। टर्मिनल बिहेवियर होता है बच्चे को पढ़ाने के बाद अब उस विषय पर बच्चा क्या प्रस्तुत करता है, क्या बदला हुआ व्यवहार प्रस्तुत करता है, उसको टर्मिनल बिहेवियर कहा गया है। तो जब इवैल्यूएशन फेज़ है जिसमें टीचर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत उत्सुकतापूर्वक अपने उन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हैं जो टीचर ने पहले पूछे थे और बच्चों को कुछ भी नहीं पता था। तो ये जो बदला हुआ व्यवहार है यही इस बात का सूचक है कि बच्चों ने उसको बेहतर ढंग से पढ़ा है, समझ लिया है। दूसरा है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन करना। टीचर के द्वारा इवैल्यूएशन के लिए एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन मेथड का यूज़ किया जाता है। इवैल्यूएशन के कंसेप्ट में कहा जा सकता है क्लास में टीचर के द्वारा वर्बल क्वेश्चन पुट करके, क्वेश्चनियर बना करके, शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर में या जिस भी तरह से टीचर को लगता है कि हाँ इस चीज़ की इवैल्यूएशन की जा सकती है टीचर वैसे यूज़ कर लेता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मान लीजिए एक टीचर ने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, लास्ट में मान लो 5 क्वेश्चन करवाए थे तो टीचर उनमें से कहता है चलो ठीक है मेरे को ना सभी बच्चे बुक्स बंद करके एक क्वेश्चन करके दिखाओ। बच्चे बहुत उत्सुकतावश करने की कोशिश करते हैं और मोस्ट ऑफ बच्चे वो कर लेते हैं। तो ये इस बात का सूचक है कि जो टीच किया गया है उसके लिए जो मेथड सेलेक्ट किया गया था, जो मटेरियल सेलेक्ट किया गया था, जिस वे से पढ़ाया गया था वो सब सक्सेस हैं। इसी का दूसरा पॉइंट क्या निकल के सामने आता है, 1% ऐसा होता है कि बच्चे जवाब नहीं देते। इन दैट केस क्या होता है कि यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के सामने आती हैं, या तो बच्चों को जो पढ़ाया गया है उसके विषय में समझ ही नहीं आया, या ऐसा हो सकता है कि जो विषय वस्तु थी वो बच्चों की समझ से ज़्यादा मुश्किल थी, या जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई है वो एप्रोप्रिएट नहीं थी। टीचर के द्वारा जो पढ़ाने के लिए मेथड इस्तेमाल किया गया था वो सही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि 2 एस्पेक्ट बनते हैं, एक पॉजिटिव साइड में, एक नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव ये है कि अगर बच्चे उस चीज़ को पॉजिटिवली गेन कर लेते हैं, सीख जाते हैं तो वो सक्सेसफुल है। अगर बच्चे उस चीज़ के फीडबैक नहीं दे पाते तो 1% ये हो सकता है कि बच्चों के सीखने में कमी हो सकती है, पर क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 के 30 में सीखने की कमी नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट ये होता है कि टीचर के पढ़ाने में कमी हो सकती है, जो मटेरियल है उसमें कमी हो सकती है। तो जो इवैल्यूएशन फेज़ है वो शिक्षण को जांचने की फ़ेज़ कही जाती है, जिसमें हम इस बात को वेरीफाई करते हैं कि जो मेथड मटेरियल हर चीज़ को सिलेक्ट किया गया उसमें कहाँ बदलाव की ज़रूरत है या वो सक्सेस हुआ है। लास्ट में बात करते हैं प्राप्त तथ्यों द्वारा शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अब जो हमें
रिजल्ट्स मिले हैं उसके बिहाफ पे हम या तो जो मेथड मटेरियल है उसको मॉडिफाई करेंगे या फिर इस बात को जांचेंगे कि हाँ वो ठीक था। उसके बाद हम उस वैल्यूएशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मतलब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात की है जो टीचिंग फेज़ की सेकंड एस्पेक्ट और थर्ड है उसके बारे में। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। 16 मार्क्स के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है और एक अच्छा टीचर बनने के लिए अगर आप चाहते हो कि हमें सही तरह से देखो क्या हुआ है कि कोरोना की वजह से लास्ट टाइम में बच्चों की माइक्रो टीचिंग नहीं हो पाई। फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे अब कर रहे हैं। तो एक वाकई में जो टीचर बनना चाहता है, खाली वो टीचर नहीं जिसके हाथ में सिर्फ बीएड की डिग्री है, वो टीचर चाहे डिग्री ना हो पर हाँ पढ़ाता बहुत अच्छा है, अगर वो बनना चाहते हो तो आपको इसको फेजेस को इस वे से नहीं पढ़ना कि हमारा ये 16 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए पढ़ना है कि हम इसको पढ़ के अपने में क्या सुधार कर सकते हैं, हम किस वे से अपना वेल वे से लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, किस वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, कहाँ पे हमें खुद में भी बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है, कहाँ हमें मटेरियल में बदलाव की ज़रूरत है, कहाँ हमें सामने वाले के व्यवहार में बदलाव की ज़रूरत है। तो उन सब को अगर हम जाँचना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक